हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप ही का चैनल स्टडी पॉइंट अररिया पर हाजिर हूँ। मैं आपका ट्यूटर काशिफ हुसैन सोनू। हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। हम लोग इससे पहले 10 क्वेश्चन करके 2 वीडियो कर चुके हैं, अब ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ख़त्म होगा, फिर अगला चैप्टर का करेंगे। क्वेश्चन है, ए वाइट प्रिसिपिटेशन कैन बी obtained बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास 4 कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ये 3 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। किसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे कि हम लोग को एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेशन बनेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं कि बेरियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ जब क्या करेंगे, जब H2SO4 को बेरियम क्लोराइड BaCl2 को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा क्या, BaSO4, दोनों की वैलेंसी 2 है। ये प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेशन का साइन देखिए, एरो डाउन प्रिसिपिटेशन, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो कौन सा बनेगा, बेरियम क्लोराइड। कौन सा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बेरियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, on adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfate, white precipitation is obtained. What other names can be given to this precipitation? ये सिमिलर क्वेश्चन है 21 का। इसमें कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ एक एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब डाइल्यूट कंडीशन में, सोडियम सल्फाइड मतलब BaCl2 के साथ क्या जोड़ेंगे, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, वाइट प्रिसिपिटेशन इज ऑब्टेन। तो वाइट प्रिसिपिटेशन क्या हो जाएगा, BaS बनाया जाएगा, बेरियम सल्फाइड प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है, NaCl होगा। तो यहाँ प्रिसिपिटेशन कौन हो जाएगा, ये बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो रिएक्शन ये बनेगा। यहाँ पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सिंथेसाइज में क्या होता है, 2 कंपाउंड में 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा, नहीं है 2 प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात भी सही है। कम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसाइज रिएक्शन एक ही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उस लिहाज से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा, देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और हीट जब एब्जॉर्ब किया जाएगा आसपास का माहौल कूल हो जाएगा। तो क्या होगा, कैंडल के बर्न होने से क्या होता है, आसपास
आसपास वार्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब्स, देखिए फ्रीजिंग ऑफ आइस में क्या होता है, उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कुछ एनर्जी होती है पहले से जब वो फ्री होता है। जब फ्रीजिंग होता है कि उसकी एनर्जी घट जाती है, एनर्जी घट जाएगी तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इवापोरेशन ऑफ क्या होता है, लिक्विड वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, जब तक किसी भी लिक्विड में हीट को दीजिएगा नहीं, हीट टेक इन होता है, क्या होता है, इनटेक होता है इवापोरेशन में, इसलिए यही इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी रिलीज होता है इसमें, ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बाकी 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अ फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ, क्या होता है, बर्निंग सल्फर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए जब भी यहाँ क्या हो रहा है, डिकम्पोजेज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, कम्बिनेशन, मतलब दो प्रोडक्ट में दो कंपोनेंट्स मिलके एक कंपाउंड तो नहीं बनाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ अलग अलग बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से या किसी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस तो नहीं कर रहा, वो भी नहीं हो रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा, पहले से क्वेश्चन में कह रहा, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए हम लोग देखते हैं इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। फेरस सल्फेट होगा Fe, फेरस चूँकि बोल दिया है तो इसका मतलब वैलेंसी 2, फेरिक बोलता तो वैलेंसी 3 होता। FeSO4 में जब हीट देंगे, जब क्या देंगे, ये ट्रायंगल देंगे, तो ये क्या बनाएगा, SO2 प्लस क्या होगा, SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हीट है, क्या है, हीट है। जब हीट देते हैं किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हीट इनटेक होता है डिकम्पोजिशन के लिए किसी भी रिएक्शन में, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के प्रेजेंस में टूटना, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस, जो भी बोलें, ठीक। अब अगला है 25, ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ वाटर, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ परसेंटेज में पूछा था। एब्जॉर्ब बाय द रेजिन, एक रेजिन को क्या किए थे हम पिछले क्वेश्चन में, वाटर में डुबोए थे, वहाँ हाफ आवर या 1 आवर छोड़ दिए थे, उसके बाद उसमें दोनों के मास में कुछ अंतर आया था, तो दोनों के मास में फिर मास परसेंटेज निकाले थे, सोक्ड मास और ड्राई मास का परसेंटेज निकाले थे। अब यहाँ ये कह रहा है कि फॉर हैविंग एक्यूरेसी, ताकि ऐसा नहीं हो कि निकाल के हम उसको मेज़र कर दें, जब मेज़र करें तो 5 ग्राम हो और कुछ देर बाद जब पानी उसका टपक जाए तो 3 ही ग्राम बचे। तो उसको एक्यूरेट मेज़र करने के लिए वाटर को हम लोग थोड़ा सा ड्राई करते हैं। तो किस चीज़ से करते हैं, देखिए इसमें जो है वाटर ड्राई करने के लिए दिया है रबिंग विथ कॉटन क्लॉथ, हॉट एयर ब्लोअर, नहीं हॉट एयर ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन क्लॉथ और ड्राई कॉटन दोनों हो सकता है। तो हमारा तो मोस्ट सुटेबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला आंसर जो होगा उसको प्रेफरेबल आंसर होगा। वैसे ड्राई कॉटन वूल, देखो कॉटन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खास अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ कॉटन वूल से मुराद अगर वही कॉटन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जिसका कपड़ा होता है तो सी भी हो जाएगा, ठीक। तो ये ड्राई कॉटन वूल वही हुआ, ठीक है। और कॉटन क्लॉथ, फिल्टर पेपर से मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है, कोई पोल्यूटेंट होता है वाटर में, उसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाइड ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन, दिस लॉ इज नोन एज,
देखिए इसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे। तो वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ये मोशन से रिलेटेड ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये भी सही लॉ है, लेकिन ये कहाँ होगा? काइनेमेटिक्स में। क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी ये मोशन ये भी काइनेमेटिक्स में होगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी कहाँ हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिज्म में। ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 27। 27 में है रेनसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। सबसे पहले रेनसिडिटी क्या होता है? रेनसिडिटी होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। मतलब उसमें स्पॉइलेज ऑफ फूड कैसे होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, वो क्या हो जाता है? रिएक्ट कर जाता है अपने सराउंडिंग से, जिससे क्या होता है? फूड स्पॉइल कर जाता है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग उसको रोकने के लिए सबसे पहले जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा? स्टोरिंग ऑफ फूड माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट में रखेंगे। चूंकि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ केमिकल स्पॉइलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल में मतलब क्या होगा? तो उस रिएक्शन को कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे ताकि हमारा केमिकल रिएक्शन फूड के साथ हो जाए। स्टोरिंग ऑफ फूड इन कोल्ड टेम्परेचर। फूड को क्या करेंगे? कोल्ड टेम्परेचर में, जैसे हम लोग करते हैं फ्रीज में रखते हैं, या हम लोग कुछ फ्लैशी क्रॉप्स जो होता है, पोटैटो होता है, बीटरूट्स वगैरह होता है, कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब क्या होता है? जैसे कुरकुरे वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, वो फुला हुआ होता है एयर से, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें जो होता है हवा भरा होता है, जो सिर्फ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। मतलब वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन को प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है। ये भी सही बात है। मतलब रेनसिडिटी इससे रोकी जा सकती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी फूड का सड़ना इससे रोका जा सकता है। स्टोरिंग ऑफ फूड अवे फ्रॉम लाइट। बिल्कुल लाइट से दूर रखेंगे, तो क्योंकि लाइट उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, या लाइट से कुछ केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो ये भी हो जाएगा, हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? तीनों से हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, रेनसिडिटी को रोकने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या? आयरन गेट्स रस्टेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आयरन गेट रस्टेड। आयरन क्या होता है? आयरन Fe। ये रस्ट के लिए क्या होगा? O2 प्लस H2O। क्या बनता है? H2O। मॉइस्ट एयर होता है, हवा होगा ही। ठीक है, अलग अलग, प्लस CO2 मॉइस्ट एयर में होगा ना। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ठीक, क्या बनाएगा? FeO भी बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? Fe2O3 भी बनाएगा। तो इससे क्या होगा? फिर ये मिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। Fe3O4 बनाएगा। फाइनली ये क्या बनाएगा? इस स्टेज में जाएगा Fe2O3, फिर उसके बाद Fe3O4 में। उसके बाद ये अगला स्टेप में कहाँ जाएगा? Fe2O3 कुछ हाइड्रेट होगा, कुछ क्या होगा? फिर से इसको ले लेते हैं। प्लस प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? प्लस वाटर। दोनों क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा। और फाइनली Fe3O4 बनाएगा। तो यहाँ हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द आयरन गेट रस्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? Fe2O3 हाफ और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रेट बनाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रेट बनाएगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रस्टिंग क्या होता है? Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। पहले ये बनेगा, देखिए बनता तो सारा है, FeO बनता है, Fe2O3 बनता है, उसके बाद फाइनली जाके ये बनता है। फाइनली जाके क्या बनता है? क्या बनता है? Fe3O
O4 बनता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो डायरेक्टली रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड वाटर, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस वाटर का जो होता है, जो दिखता है वो मिक्सचर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फाइनली विच इज गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3O4, द एंड प्रोडक्ट ऑफ आयरन प्लस मॉइस्ट एयर इज Fe3O4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको टेकल करिएगा। 29 में क्या है, 29 में है आइडेंटिफाइड। देखिए ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का फिर से ये आ गया, ठीक है, इससे पहले हम इसको देख चुके हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन द इवब इक्वेशन। दो बीकर है, एक बीकर में क्या है, कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। इसमें क्या है, Na2SO4, क्या है, SO4। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या है, BaCl2। इसका भी हद तक हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं इससे पहले। तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, BaSO4 क्या प्रिसिपिटेशन होगा, प्लस NaCl, क्या होगा, NaCl, ये कॉमन सॉल्ट हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, क्या कह रहा है, एवब रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड ये बनेगा ना, तो सोडियम क्लोराइड ये भी बनेगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द एबव रिएक्शन। तो सॉलिड स्टेट में जो होगा ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट में जो होगा बेरियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म होगा, लेकिन ये बेरियम क्लोराइड ने बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनाया था। क्या बनाया था, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जो होगा ये सॉलिड होगा। क्या होगा, ये सॉलिड था, ये क्या था, ये लिक्विड था। लिक्विड में मतलब एक्वस था। क्या था, ये एक्वस था। तो सोडियम सल्फेट तो बना नहीं था, सोडियम सल्फेट हमारा रिएक्टेंट था, बेरियम क्लोराइड भी हमारा रिएक्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू जिंक सल्फेट। मतलब कलर पूछ रहा है, तो कलर क्या होगा, पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 का कलर क्या होता है, CuSO4 का कलर ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। जब उसमें जिंक डालेंगे, क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है एक किस्म का। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का कलर होता है क्या, कलरलेस होता है। क्या होता है, कई जगह वाइट होगा, कई जगह कलरलेस होगा। क्या होगा, कई जगह वाइट होगा, कई जगह कलरलेस होगा। वाइट कलर को कलर ही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कलरलेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ख़त्म हुआ, और कुछ इस पर हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लाएंगे। जब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।